नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 6 जनवरी 2026 है। पिछले 2 हफ्तों में एक बहुत ही कह सकते हैं एक विरोधाभासी तस्वीर उभरी है। एक तरफ पेरिस के आलीशान कमरों में शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के आसमान में मिसाइलें बरस रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कूटनीति और जमीनी हकीकत मतलब 2 अलग-अलग पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पैटर्न उभर रहे हैं। मतलब कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जो फैसले ले रहे हैं, उनका नजरिया क्या है और इन सब के बीच से कौन से रास्ते निकल सकते हैं। और ये जो हमारी चर्चा है इसे प्रोवेव एआई ने स्पॉन्सर किया है और स्टाइलो न्यूज जो कि एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है इसे आपके लिए लेकर आया है। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि स्टाइलो न्यूज असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक उपभोक्ता संस्करण है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसे सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों के ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिलती है जिसे दुनिया के बड़े निर्णयकर्ताओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इन जटिल घटनाओं की परतें खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस 20 सूत्रीय शांति योजना की बात करते हैं। इसने पिछले हफ्ते काफी सुर्खियां बटोरी। कागज पर तो ये एक बड़ी उम्मीद जैसी लगती है, पर इसकी असलियत क्या है? जी हाँ, और इस योजना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसे अंतिम रूप दिसंबर 2025 में यूक्रेन और अमेरिका के बीच मियामी में हुई बातचीत में दिया गया। मियामी में? यूरोप में नहीं? नहीं, यूरोप में नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका इस शांति प्रक्रिया को कितना सीधे तौर पर चला रहा है। और देखिए, इस योजना में सिर्फ युद्ध विराम की बात नहीं है, इसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण $800 बिलियन का एक पुनर्प्राप्ति कोष शामिल है। $800 बिलियन? जी, ये असल में यूक्रेन के भविष्य को पश्चिम के साथ आर्थिक रूप से मजबूती से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे 90% पूरा बताया है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। क्रेमलिन ने इस योजना को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। तो सवाल उठता है कि अगर उन्हें ये मंजूर नहीं तो वो चाहते क्या हैं? क्रेमलिन ने कई संशोधन मांगे हैं और ये उनकी पुरानी और गहरी चिंताओं को दर्शाते हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग है नाटो के पूर्व की ओर विस्तार न करने की लिखित गारंटी। ये तो वो हमेशा से कहते आए हैं। बिल्कुल। दूसरी, यूक्रेन की एक तटस्थ स्थिति, यानी वो किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा न बने। इसके अलावा वो यूक्रेन में रूसी भाषा के अधिकारों की सुरक्षा और रूस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये कोई नई मांगे नहीं है। अवर्गीकृत अमेरिकी दस्तावेज भी दिखाते हैं कि पुतिन दशकों से यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोध करते आए हैं। लेकिन क्या ये मांग 2026 में जायज है? मतलब कई पूर्वी यूरोपीय देश तो अपनी सुरक्षा के लिए ही नाटो में शामिल होना चाहते हैं। क्या एक देश को किसी दूसरे संप्रभु देश की विदेश नीति पर वीटो का अधिकार मिल सकता है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बुनियादी सवाल है। और यही इस संघर्ष का मूल है। पश्चिम के नज़रिए से हर देश को अपने फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन रूस के नज़रिए से ये उसके प्रभाव क्षेत्र का और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। वो इसे अपने पड़ोस में एक विरोधी सैन्य गठबंधन की मौजूदगी के तौर पर देखता है और दोनों पक्ष अपने अपने सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से कूटनीति इतनी मुश्किल हो गई है। तो इन ठप पड़ी वार्ताओं के बीच पश्चिम ने अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की है। आज पेरिस में एक बड़ा शिखर सम्मेलन भी हुआ है। बिल्कुल, आज 6 जनवरी को पेरिस में 27 देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। इसका मकसद यही है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित एक शांति ढांचे पर आम सहमति बनाई जाए और रूस पर कूटनीतिक दबाव डाला जाए। जी, लेकिन इस माहौल को और तनावपूर्ण बनाने के लिए खबर आई कि पुतिन के निवास पर एक ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसे तुरंत निराधार बताया, लेकिन इस तरह की खबरें, चाहे वो सच हो या अफवाह, वो शांति की कोशिशों को पटरी से उतारने का काम करती हैं। ये सूचना युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो क्रेमलिन शांति योजना को खारिज कर रहा है और दूसरी तरफ जमीन पर भी अपनी बात मनवाने की कोशिश तेज कर दी है। इन शांति वार्ताओं के समानांतर सैन्य मोर्चे पर क्या चल रहा था? रणनीति में एक साफ बदलाव दिखा है। 2025 के आखिरी महीनों से रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा और खासकर रेलवे के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रेलवे पर? जी, रेलवे पर।
आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2025 में ही रेलवे लाइनों और स्टेशनों पर 1100 से ज्यादा हमले हुए हैं। और हाल ही में 3 और 4 जनवरी को खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिला कि रूस 100 से ज्यादा मिसाइलों के साथ एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये रेलवे पर हमला करना दिलचस्प है। ये सिर्फ लोगों के घरों की बिजली काटने जैसा नहीं है। ये तो सीधे सीधे पश्चिमी देशों से आ रहे हथियारों और सप्लाई की जीवन रेखा को काटने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। वो यूक्रेन की लड़ने की क्षमता को हर स्तर पर चोट पहुंचाना चाहते हैं और इसी रणनीति को और धार देने के लिए उन्होंने बेलारूस में परमाणु सक्षम ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। और ये एक बहुत बड़ा सामरिक कदम है। ये न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो के पूर्वी सदस्य देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। जी हाँ, जैसे पोलैंड और बाल्टिक देश। तो जाहिर है यूक्रेन चुपचाप ये सब नहीं देख रहा होगा। वो इस दबाव का जवाब कैसे दे रहा है? ताकत से नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों पर हमला करके कर रहे हैं। उन्होंने रूसी ऊर्जा संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी ड्रोन अभियान चलाया है। अच्छा। हमने हाल ही में काला सागर के पास टेमेरियुक और सीमा के नजदीक नोवोशाख्तिंस्क में बड़ी तेल रिफाइनरियों पर सफल हमले देखे हैं। ये क्लासिक असममित युद्ध की रणनीति लगती है। वो रूस की महंगी मिसाइलों का जवाब अपने सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन से दे रहे हैं और वहां चोट कर रहे हैं जहां रूस को आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा दर्द हो। एकदम सही, उसके तेल और गैस के खजाने पर। और इसी बीच एक और बहुत बड़ा सांकेतिक कदम यह है कि यूक्रेन ने पहली बार नाटो के अनुच्छेद 5 प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया है। अनुच्छेद 5 यानी एक पर हमला सब पर हमला। जी, अब ये समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 5 ही नाटो की आत्मा है। तो भले ही ये सिर्फ एक अभ्यास हो, लेकिन एक गैर नाटो देश का इसमें शामिल होना ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि यूक्रेन गठबंधन के कितने करीब आ रहा है। इन बड़ी रणनीतिक चालों के अलावा कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुईं, जैसे कि रूसी स्वयंसेवक कोर के नेता डेनिस कापुस्टिन का जिंदा सामने आना, जबकि रूस ने उनकी मौत का दावा किया था। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी लड़ाई के साथ साथ सूचना का युद्ध भी कितने जोर शोर से चल रहा है। और इसी तरह खैरसोन में एक ड्रोन हमले में नागरिकों की मौत हुई, जिसकी जिम्मेदारी लेने से यूक्रेन ने इनकार किया। ये युद्ध का धुंधलका जिसे कहते हैं, उसको दिखाता है जहां सच का पता लगाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये संघर्ष अब सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसने पूरी दुनिया की भू राजनीतिक बिसात पर नई हलचल पैदा कर दी है। जैसे कि रूस के अपने पिछवाड़े कहे जाने वाले मध्य एशिया में क्या हो रहा है। वहां एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे देश जो पारंपरिक रूप से रूस के प्रभाव में रहे हैं, अब अपनी विदेश नीति में तेजी से विविधता ला रहे हैं। मतलब रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। जी, हम देख रहे हैं कि वो नाटो देशों से हथियार खरीद रहे हैं, यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, शायद कमजोर है, और ये उनके लिए अपनी संप्रभुता को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। तो रूस का यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करना उसके अपने पड़ोस में एक शक्ति शून्य पैदा कर रहा है, जिसे चीन, तुर्की और पश्चिमी देश भरने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस घटते प्रभाव की भरपाई के लिए रूस दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए अफ्रीका को देखिए। हाँ, हाल ही में मेडागास्कर में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद रूस ने वहां की नई सरकार को हथियार भेजे। अच्छा, यह अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की रूस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहां वो खुद को पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ एक विकल्प के रूप में पेश करता है। लेकिन जहां उसे अफ्रीका में कुछ सफलता मिली है, वहीं लैटिन अमेरिका में उसे एक बड़ा झटका भी लगा है। हाँ, वेनेजुएला में हुआ घटनाक्रम रूस के लिए एक बड़ी हार है। वहां अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद राष्ट्रपति मादुरो को हटा दिया गया। और मादुरो तो पश्चिमी गोलार्ध में रूस के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक थे। जी, उनके जाने से उस क्षेत्र में रूस का प्रभाव काफी कम हो गया है। और इस पर रूस, चीन और ईरान की एक सुर में आई निंदा ये दिखाती है कि कैसे अमेरिका विरोधी शक्तियां एक साथ खड़ी हो रही हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो दुनिया की कैसी तस्वीर उभरती है? इससे पता चलता है कि हम एक जटिल, बहुध्रुवीय दुनिया में जी रहे हैं। कोई एक सुपर पावर नहीं है। शक्ति का संतुलन लगातार बदल रहा है। पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं और नए बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघर्ष अब सिर्फ सैन्य मोर्चों पर नहीं लड़े जा रहे। ये आर्थिक, सूचना और
साइबर मोर्चों पर भी लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका एक और ताज़ा उदाहरण जर्मनी से आया है, जहां उन्होंने रिपोर्ट किया है कि रूस उनके ऊर्जा ग्रिड और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हाइब्रिड हमले कर रहा है। हाइब्रिड हमले, क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और सरल कर सकती हैं? जरूर। हाइब्रिड हमले का मतलब है कि ये सीधी सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं है। इसमें कई चीजें मिली जुली होती हैं, जैसे कि सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक करना, सोशल मीडिया के जरिए समाज में अफवाहें और गलत जानकारी फैलाना। और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में बाधा डालकर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाना। जी, ये युद्ध का एक नया धुंधला मोर्चा है, जहां हमलावर की पहचान करना भी मुश्किल होता है। तो इन सब को देखते हुए हमारे श्रोताओं को आने वाले दिनों और हफ्तों में किन खास घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? आगे क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से 4 प्रमुख घटनाक्रम हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहला, पेरिस में चल रही शांति वार्ता का नतीजा। क्या ये देश सिर्फ एक संयुक्त बयान जारी करेंगे या फिर वो किसी ठोस प्रवर्तन तंत्र, मतलब एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पर सहमत होंगे? यानी अगर कोई पक्ष समझौते को नहीं मानता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? बिल्कुल। इसके बिना ये सिर्फ कागजी कार्रवाई रह जाएगी। और जमीनी स्तर पर? दूसरा, हमें यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिल रहा है, मिसाइल हमलों की संख्या और बढ़ सकती है। सवाल ये होगा कि क्या ये हमले सामरिक लक्ष्यों पर होंगे या फिर नागरिक ठिकानों पर? जी, लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए। तीसरा है वेनेजुएला में मदुरो के बाद की राजनीतिक स्थिति। क्या नई सरकार पूरी तरह से अमेरिका के पाले में जाएगी या रूस और चीन वहां अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे? और आखिर में चौथा और शायद सबसे अहम सवाल, यूक्रेन के लिए यूरोपीय सैन्य समर्थन। अमेरिकी सहायता में अनिश्चितता को देखते हुए क्या यूरोप वास्तव में इस कमी को प्रभावी ढंग से भर सकता है? ये यूरोप की सामरिक स्वायत्तता के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। इतनी सारी जटिल और तेजी से बदलती घटनाओं को समझने के लिए विश्वसनीय और व्यापक जानकारी तक पहुंच होना सबसे जरूरी है। और यहीं पर स्टाइलो न्यूज काम आता है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से खबरों को मिलाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्यक्तिगत खुफिया शैली की ब्रीफिंग बनाने की सुविधा देता है। ये आर संचालित ऑन डिमांड समाचार प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो हमें ज़रूर बताएं, और नवीनतम अपडेट के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या ये शांति वार्ताएं असल में शांति लाने के लिए हो रही हैं या फिर ये दोनों पक्षों के लिए अपनी सेनाओं को फिर से तैयार करने और अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए महज एक सामरिक विराम है?